देश में आई 125-30 साल पहले एल सिन्हा साहब हुआ करते थे कानपुर के, वो इसको लेकर आए। वो इटली गए थे, वहां उनको किसी भी तरीके से संपर्क में आए और वहां से वो इस पैथी को लेकर आए। ये शुरू में कानपुर से फिर धीरे धीरे स्प्रेड होती रही, वो पूरे भारत में लगभग जो है वो पहुंच गई। दोस्तों, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ये शुरू से ही ये विडंबना रही है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी शिकार हुई अहम वहम और मैं का। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को 125 साल में अगर मान्यता नहीं मिली तो उसके पीछे कारण यही है कि मैं ही जाना जाऊं। ये अहम है लोगों को कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेरी वजह से ही है, और इस मैं और अहम का शिकार हुई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, इस वहम की वजह से आज 125 साल हो गए। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता के लिए ये विषय भी काफी लंबे समय से लंबित है। एक प्रपोजल मांगा भारत सरकार ने, एक फॉर्मेट में मांगा। सरकार ने एक फॉर्मेट दिया कि इस फॉर्मेट के अंदर जो है आप जो है हमें बताइए कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का विषय क्या है। बहुत सारे लोगों ने प्रपोजल दिए, पर एक प्रपोजल दूसरे प्रपोजल से मैच ही नहीं कर रहा था। उनकी थ्योरी भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रही थी, और इस वजह से सरकार ऐसी स्थिति में, इस कंफ्यूज स्थिति में आ गई कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है भी कि नहीं। और अंततः सरकार में बैठे हुए बहुत सारे लोग जो है उनकी सिंपैथी थी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रति। उन्होंने कहा देखिए आप गलती कर रहे हैं, आप लोग आपस में मिलकर तय कर लें और एक कोई ऐसा ज्वाइंट प्रपोजल दें जिससे ये समझ में आए कि वास्तविक रूप से अगर 100 लोग एक मिलकर झूठ बोले तो वो झूठ सत्य साबित होता है, और सत्य को 100 लोग अलग अलग तरीके से कहें तो वो झूठ हो जाता है। आखिरी में 30-31 लोगों का एक प्रपोजल मिलकर जो है एक प्रपोजल सबमिट हुआ, लेकिन उसमें भी अहम और वहम के नाम किसका होगा, किसके नाम पर होगा, कौन उसके लिए अधिकृत व्यक्ति होगा, किससे सवाल पूछे जाएंगे, कौन उन सारे सवालों का जवाब देगा। ये युद्ध चल रहा है, वर्षों से चल रहा है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जब 2006 में मध्य प्रदेश में बंद की गई तो हम लोगों का पहला कंसर्न था कि किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सकों को किसी भी तरीके से कार्य करने के लिए जो है अधिकृत कर लिया जाए। और हमने तब अजय विश्नोई जी को बैठकों में ये समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा ये संभव ही नहीं है, मैं एक कॉलेज नहीं चलने दूंगा। हमने कहा मत चलने दीजिए कॉलेज को, लेकिन जो कॉलेज का प्रोडक्शन है उसको तो कम से कम आप रिकॉग्नाइजेशन दीजिए। आखिरी में वो विषय इधर उधर उन्होंने टेक्निकल, चूंकि उनको प्रशासनिक रूप से दबाव था कि नहीं करना है, बाकी लोगों को भी था, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर भी था कि किसी भी तरीके से इतने लोगों को करना। 2008 के सम्मेलन के बाद 2009 में एक लेटर जारी हुआ, उसमें लिखा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति नहीं है, लेकिन इन्हें कार्य करने से बाधित नहीं किया जाए, ऐसे कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश। बस यही लाइन लिख के छोड़। हमारे लोग जाते थे, अप्लाई करते थे, अप्लाई आता था, बड़ी परेशानी। फिर हम लोगों ने प्रयास किया कि इसको आदेश को फिर से ठीक किया जाए, और तब यह हुआ कि उन्होंने कहा कि नर्सिंग होम एक्ट के तहत इन्हें पंजीकृत तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इन्हें कार्य करने से बाधित नहीं किया जाएगा। नर्सिंग होम एक्ट की धारा 8 के तहत इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। और तब से सतत हमारे लोग जो है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे हैं। जब हम आधारभूत और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आधारभूत लेकर आए तो हमारे मन में ये बात थी, आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश होने के बावजूद भी किसी भी सरकार ने, राज्य सरकार ने इस तरह का कोई आदेश नहीं पारित किया कि आप कार्य करने के लिए पात्र हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार एकमात्र सरकार है जिसने कि लिखकर आदेश पारित किया है कि इन्हें कार्य करने से बाधित नहीं किया जाए, इन्हें नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत न किया जाए, लेकिन इन्हें कार्य करने दिया जाए। यानी हमें बिना पंजीयन कार्य करने की पात्रता है। इसलिए जब आपसे कोई पंजीयन की बात करता है तो आप सबसे पहले पूछिए आप हैं क्या। वो बताएगा मैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हूं, अल्टरनेटिव, या मैं बीएमएस हूं, बीओएमएस हूं, बीएचएमएस हूं। तो उसको समझाइए, आप यही बताइए उसको कि अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ हो गए हैं तो पंजीयन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सरकार का आदेश ही आपको पंजीयन के बिना कार्य करने की पात्रता प्रदान